हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज का टॉपिक है प्रिज्म किसे कहते हैं और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छे से तैयार करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आने की संभावना भी है, इसलिए अच्छे से तैयार कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रिज्म है ना दिखाना चाहता हूँ प्यारे बच्चों की प्रिज्म कैसा होता है। तो ये आपका प्रिज्म है, ये आपको देखने को मिले, ये प्रिज्म है। ठीक है, इस प्रिज्म में प्यारे बच्चों आपको दिखेगा एक आयताकार पृष्ठ, ये दूसरा आयताकार पृष्ठ और एक नीचे तीसरा आयताकार पृष्ठ, यानी तीन आयताकार पृष्ठ और दो त्रिभुजाकार। एक आपको दिखेगा इधर का त्रिभुज, ठीक है, और एक आपको दिखेगा इधर का त्रिभुज। तो तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार पृष्ठ से मिलकर बनी आकृति प्रिज्म कहलाती है। समझ गए। तो ये प्रिज्म है प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा होगा। ऐसे में आपको देखिए यहां से अलग भाग दिखता है, जबकि प्यारे बच्चों त्रिभुज ऐसा है। ठीक है, तो ये आपका इसमें अपवर्तन हो रहा है प्रकाश का, इस कारण से आपको देखो प्रतिबिंब भी अलग दिखाई देता है। ये आपको दिख रहा है, ये लाइन ये थोड़ा सा हट के नजर आ रहा है, ये अपवर्तन के कारण है। ठीक है, ये देखिए हट के नजर आएगा, इधर हम कर दी हट के, देखिए इधर आपको दिख रहा है कि ये लाइन है प्यारे बच्चों, लेकिन हट के लाइन दिख रहा है, ये अपवर्तन के कारण। ये देख सकते हैं ना, ये देखिए ये अपवर्तन होता है इसमें। तो इसी अपवर्तन को अपन यहाँ पर समझेंगे और इसके अपवर्तनांक का व्यंजक निकालेंगे। तो कोई यदि त्रिभुज आप पूछ दे आपसे प्रिज्म, तो आप बता सकते हो कि दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार पृष्ठ से मिलकर बनी आकृति प्रिज्म कहलाती है। और एक साइंटिफिक परिभाषा भैया, उस समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। पारदर्शी मतलब यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रिज्म को रखा तो नीचे की जो लाइनें वो दिखाई दे रही है, मतलब ये पारदर्शी है। एक ओर से देखने पर दूसरी ओर की वस्तुएं दिखाई दिख जाए तो वो पारदर्शी कहलाता है। तो उस समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरा होता है। ठीक है, दो समतल पृष्ठ के बीच घिरा होता है। ये क्लियर है। ये त्रिभुजाकार भाग दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज ऐसा दिख रहा है आपको। ये डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। ये त्रिभुज है, एक बाहर का त्रिभुज है, एक अंदर का त्रिभुज। जो आयताकार भाग है वो अपवर्तक पृष्ठ है। क्या है? अपवर्तक पृष्ठ। ओके, क्लियर है। तो ये परिभाषा यदि आपसे कोई पूछ दे तो आपको आना चाहिए। चलते हैं मेन हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालने के लिए। तो डायग्राम पे ही सब कुछ वेस्ट है प्यारे बच्चों, इसलिए डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमने एक प्रिज्म ले लिया ABC, ये कहाँ का भाग है? केवल एक पृष्ठ ले लिया हमने। ये आपको प्यारे बच्चों त्रिभुजाकार भाग दिख रहा है और प्रकाश किरणें इसके इस साइड पर आपतित होती है, इसलिए इस त्रिभुज को हमने सामने रखा है और प्रकाश किरण उसके साइड से आपतित हो रही है। समझ रहे ना? ये त्रिभुजाकार भाग केवल एक ओर का भाग दिख रहा है, ये भाग। ठीक है, ये त्रिभुजाकार भाग ऊपर दिख रहा है, बाकी साइड से प्रकाश किरणें आपतित होगी, फिर अपवर्तन होगी, फिर निर्गत होगी। जैसे साइड से प्रकाश किरण यहाँ से आपतित हो रही है, इसको हम मानकर चलते हैं। यहाँ पर एक बिंदु दे देते हैं Q, ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु दे देते हैं R। ठीक है, तो ये जो PQ है ये आपतित किरण है और फिर प्यारे बच्चों QR जो है अपवर्तित किरण है, फिर RS जो है वो निर्गत किरण है। जो आपका ON और जो OM है ये दोनों पृष्ठ यानी AB और AC के क्या है प्यारे बच्चों? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। ठीक है, इतना क्लियर है। मैंने क्या क्या कहा? ये जो आपका ABC एक प्रिज्म है जिसका कोण यहाँ पर A है प्यारे बच्चों, ये प्रिज्म का कोण A होगा। ठीक है, ABC एक क्या है? प्रिज्म है और जिसके अपवर्तन सतहें जहां से प्रकाश किरणें अपवर्तित होंगी वो आपका एक AB है और दूसरा AC है। दो अपवर्तक सतह हैं, एक AB और एक AC। प्रकाश किरणें PQ आपतित होती है, आपतन होने के बाद यानी आपतित होने के बाद अपवर्तित होती है QR दिशा में, फिर निर्गत के फलस्वरूप RS दिशा में चली जाती है। अब आपको पता है कि इस प्रिज्म के बाहर जो माध्यम है वो वायु है। तो जब प्रकाश किरणें प्यारे बच्चों, जब प्रकाश किरणें विरल से सघन में प्रवेश करती है, कहाँ से? विरल से सघन में प्रवेश करती है, तो ये अभिलंब है आपका। तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक गई, सीधे ना जा करके अभिलंब की ओर झुक गई, इसीलिए PQ आपतित हुई और QR दिशा में चली। अपवर्तन के फलस्वरूप QR में क्यों चली? सीधे T होते हुए U दिशा में क्यों नहीं गई? प्रकाश, ये तो हम मतलब आभासी रेखा है, हम बढ़ा रहे हैं इसको, तब हमको ये पता चलता है कि किरणें इधर जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो प्रकाश किरण है अपवर्तन के फलस्वरूप है ना अभिलंब की ओर झुक गई, क्योंकि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। फिर ये प्रकाश किरण यहाँ से सीधे नहीं गई बल्कि अभिलंब से दूर हट गई। ये सीधे जाना चाहिए ना,
ऐसा सीधे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कारण क्या है कि जब सघन से विरल में जाता तो अभिलंब से दूर हट जाता है। इतना क्लियर होना चाहिए। अब मैं कह दूं I1 क्या है प्यारे बच्चों, तो I1 आपतन कोण है, R1 अपवर्तन कोण है, I2 निर्गत कोण है और R2 जो है वो जो आपका दूसरा अपवर्तक पृष्ठ AC है उसका अपवर्तन कोण है। इतना लिख सकते हैं आप लोग, और इतना आपको लिखना ही पड़ेगा कि माना ABC एक प्रिज्म है, ABC आपको दिख रहा जिसका अपवर्तन सतहें दो AB और AC है। प्रिज्म का जो कोण है कैपिटल A है। PQ जो है आपका PQ, QR और RS क्रमशः आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण है। इसके बाद आपको लिखना है I1 क्या है, आपतन कोण है, और R1 क्या है, अपवर्तन कोण है, I2 जो है निर्गत कोण है और R2 दूसरे सतह यानी AC के लिए अपवर्तन कोण है। ठीक है, इसको भी लिखना है, यहाँ पे पूरे स्टेप बाय स्टेप लिखना है प्यारे बच्चों। इतना क्लियर हो गया। I1 आपतन कोण, R1 अपवर्तन कोण, I2 जो है निर्गत कोण और R2 सतह AC के लिए अपवर्तन कोण है। इतना क्लियर, यहां तक डाउट क्लियर है ना। एक प्रिज्म आपने ले लिया, प्रिज्म से PQ किरण आपतित होती है, बर्तन के फलस्वरूप QR दिशा में चलती है और निर्गत किरण लास्ट में RS दिशा में। मैंने बता दिया जब विरल से सघन में गई तो अभिलंब की ओर झुकी और फिर जब सघन से विरल में गई तो अभिलंब से दूर हट गई। ये चीजें क्लियर है। इतना डाउट क्लियर है प्यारे बच्चों। आगे हम चर्चा करते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी त्रिभुज में यदि किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दें तो उससे जो बनने वाला निर्गत कोण है उस सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे मैं एक त्रिभुज लेकर चलता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक त्रिभुज लेकर चलता हूं, इस त्रिभुज में प्यारे बच्चों मैं एक कोण को आगे बढ़ा दूं, एक त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दूं तो जो बनने वाला कोण है ये जो थीटा होगा वो कहलाएगा प्यारे बच्चों बहिष्कोण, है ना। ये निर्गत रेखा के बाहर जो कोण बन रहा है बहिष्कोण, ये जो बहिष्कोण होता है उस सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको एक कोण दिख रहा होगा डेल्टा। ये जो डेल्टा है प्यारे बच्चों सम्मुख कोण, यानी जो आपका ये क्यू बन रहा है TQR और एक कोण बन रहा है TRQ, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। फिर से समझने की कोशिश करेंगे। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ा दें तो जो आपका बहिष्कोण बनता है, बाहर की ओर जो कोण बनता है उस सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो मैं यदि आपसे कह दूं विचलन कोण डेल्टा है, आगे आप लोग लिखें विचलन कोण कितना प्यारे बच्चों, विचलन कोण, विचलन कोण कौन सा कोण है विचलन, तो आपका UTS बराबर डेल्टा। और यही जो विचलन कोण है वो त्रिभुज TQR, देख सकते हैं TQR का एक बहिष्कोण है और बहिष्कोण का मान प्यारे बच्चों हमने बता ही दिया सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। चूंकि मैं यदि आपसे कह दूं चूंकि UTS बराबर कोण TQR प्लस कोण आपका हो जाएगा TRQ। ये कहां से आ गया? तो मैंने पहले ही बताया कि बहिष्कोण का जो मान है वो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब इसमें बहुत कुछ बारीकी से सीखने की जरूरत है प्यारे बच्चों, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा। आपको दिख रहा है ये पृष्ठ और ऐसा आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, और ये दिख रहा है I और ऐसा लाइन दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है आपका R1। तो इसका मान कैसे निकलेगा? तो एक चीज मैं पहले क्लियर करना चाहता हूं कि दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इधर ये I है तो इधर का भी I हो गया और बीच में इधर R1 है तो पूरे I में R1 घटा दें तो इधर का मान आ जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब जो Q का मान निकालना है वो I में मतलब I1 में R1 घटाने से मिल जाएगा। इसी प्रकार इसमें I2 में R2 घटाने से मिल जाएगा। समझ गए कुछ मैं क्या कहना चाहता था?
फिर से समझिएगा, इस डायग्राम से मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो पी क्यू है इसको आगे बढ़ा दें, जो आपका एम एन है इसको इधर बढ़ा दें, तो ये जो कोण बन रहा है ये पूरा का कोण ये शीर्षाभिमुख कोण है और दोनों कोण बराबर हैं। ये जो I1 है ना इस पूरे कोण के बराबर है, लेकिन प्यारे बच्चों आधे का मान है R1, तो यहां का मान कैसे निकलेगा, तो पूरे का मान I1 है इसके बराबर है। फिर से समझिए, आपका शीर्षाभिमुख कोण है, इधर I1 है तो इधर भी I1 है, जब हम I1 में R1 घटा देंगे तो यहां का वैल्यू आ जाएगा। सेम इसी प्रकार इधर भी प्यारे बच्चों ये I2 है, इधर का पूरे का I2 है, तो I2 में R2 घटा दें तो यहां पे R का मान आ जाएगा। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं, यदि एक रेखा दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो भैया शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये पूरा I1 है, ये भी पूरा I1 है, लेकिन R1 घटाएंगे तो यहाँ का मान आ जाएगा। इसी प्रकार ये पूरा I2 है और ये पूरा I2 है, पूरा I2 है, R2 घटाएंगे तो यहाँ का मान आ जाएगा। इतना क्लियर है, यहाँ तक आप समझ गए। मतलब आपका विचलन कोण आया डेल्टा, डेल्टा बराबर I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। अब इसके आगे लिखना है न्यूनतम विचलन के स्थिति में, किंतु न्यूनतम विचलन के स्थिति में, यानी विचलन बहुत कम हो, विचलन के स्थिति में न्यूनतम यानी बहुत ही कम विचलन हो, तब प्यारे बच्चों हम मान सकते हैं कि I1 बराबर I2 बराबर I। ये हम माना मान रहे हैं, इसी प्रकार R1 बराबर R2 बराबर R, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, माना मान रहे हैं। और विचलन कोण न्यूनतम में तो डेल्टा को हम लिख लेंगे डेल्टा एम। ये क्या है, अल्पतम क्या है प्यारे बच्चों, विचलन कोण है, अल्पतम विचलन कोण है। ठीक है, तो फिर आपका कितना हो जाएगा डेल्टा इक्वल, तो डेल्टा इक्वल आपको लिखना है, डेल्टा इक्वल I1 की जगह I, R1 की जगह R प्लस I2 की जगह I और R2 की जगह R, यानी डेल्टा इक्वल आपका आ गया 2, यदि कॉमन ले लें, नहीं तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2I माइनस 2R, और इसको आप समीकरण भी दे सकते हैं, नहीं तो आगे चलकर तो यहाँ पर डेल्टा की जगह डेल्टा एम करना है। क्यों, क्योंकि अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण है। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान ये देना प्यारे बच्चों, डायग्राम बहुत ज़रूरी होता है। यदि डायग्राम आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप व्यंजक नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं एक चतुर्भुज ले लूँ AQOR में, तो आमने सामने के कोण 180 होंगे प्यारे बच्चों। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये जो अभिलंब है, इस पर लंब होता है, इसलिए इधर का 90 और इधर का 90 180, तो शेष जो दो कोण बनेंगे उसका भी मान 180 होगा। मैं एक यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। एक डायग्राम कैसा है प्यारे बच्चों, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है, ये AQOR। तो जब ये 90 90 180, इधर और इधर का मान भी 180 होगा। मतलब प्रिज्म में आपने क्या देखा, प्रिज्म में आपने देखा एक चतुर्भुज ऐसा है प्यारे बच्चों, ये A है, यहाँ का 90 है, यहाँ 90 है, तो इन दोनों का योग भी 90 होगा। तो AQR, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चतुर्भुज AQOR में कोण A प्लस कोण QOR बराबर 180, देख सकते हैं, ठीक है। वह प्यारे बच्चों कोण AQO प्लस कोण ARO बराबर 180। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक कोण समकोण है। प्रत्येक कोण, यहाँ पर थोड़ा समझना जरूरी है, प्रत्येक कोण समकोण है। प्रत्येक कोण क्या है, समकोण है। यहां तक क्लियर है। यहां पर मैं क्यों कर रहा हूं, ये कि अभिलंब था ना, और अभिलंब में लंबवत होता है, 90 डिग्री कोण बनाता है। ये 90 कितना डिग्री है, 90 है, इसलिए 180 डिग्री है। इतना क्लियर, यहां तक तो आप समझ गए होंगे। इसको आप समीकरण दे भी सकते हैं, जैसे इसको मैं समीकरण 2 दे देता हूं, इसको समीकरण 3 दे देता हूं, क्योंकि जरूरत पड़ेगा।
यहां तक क्लियर। फिर एक डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नीचे का जो त्रिभुज है आपको दिख रहा है क्यू, यहां पे क्यू ओ आर, R1 है, यहां R2 है और ये तीसरा कोण है। इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये नोट डाउन कर लो। एक त्रिभुज है आपका ओ क्यू आर में R1 प्लस R2 प्लस कोण क्यू ओ आर, इन दोनों का मान 180 डिग्री होता है। इसको आप समीकरण 4 दे दो। ठीक है। अब प्यारे बच्चों समीकरण 2 और 4 देखो जरा। समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 और 4 क्या कहता है? 180 है दोनों में, तो आपका 180 180 बराबर, तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो कोण ए प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर इधर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस क्यू ओ आर। जरा देखो तो कोण क्यू ओ आर से कट जाएगा, बचा कितना प्यारे बच्चों? ए बराबर R1 प्लस R2। अच्छा, अल्पतम विचलन की स्थिति में आपने पढ़ा, अल्पतम विचलन की स्थिति में आपने पढ़ा कि R1 और R2 दोनों बराबर हैं। R1 और R2 दोनों बराबर हैं, चूंकि अल्पतम विचलन में R1 बराबर R2 बराबर R, तब आपने क्या देखा प्यारे बच्चों? ये जो आपका A है, ये जो कोण A है वो किसके बराबर हो जाएगा? R प्लस R के, यानी A बराबर 2R, यानी स्मॉल r बराबर A/2। ये आपका R का मान आ गया, ये आपका R का मान आ गया। इसको हम रखेंगे जानते हैं किसमें? ये समीकरण जो एक दिख रहा ना, यहीं पे वैल्यू अपन पुट करेंगे R का मान। इतना क्लियर है। अब हम जानते हैं स्नेल के नियम से चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं या समीकरण 1 में मान रख सकते हैं। जैसे रखते हैं समीकरण 1 से, कहाँ से? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहता है? डेल्टा m बराबर 2i माइनस 2r, और 2r बराबर a कर सकते हो, 2r बराबर a कर सकते हो। इतना क्लियर। अब प्यारे बच्चों 2i को रहने दो, a को ले आओ, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? डेल्टा m प्लस a बराबर 2i। i बराबर यहां से निकालना चाहते हो तो कितना हो जाएगा? डेल्टा m प्लस a बटा कितना हो जाएगा आपका? पक्षांतर करेंगे तो बटे 2 हो जाएगा। r का मान भी आ गया और i का मान भी आ गया समीकरण 1 से। अब स्नेल का नियम आपने पढ़ा होगा, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है प्यारे बच्चों? साइन i बटे साइन r। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है? म्यू बराबर साइन i बटे साइन r। ठीक है, तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा? साइन i का मान कितना है? i का मान है डेल्टा m प्लस a/2 डिवाइड बाय साइन r का मान कितना है? a/2। जी हाँ, यही आपका आंसर है, यही आपका व्यंजक है अपवर्तनांक का। कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा टाइमिंग यहाँ पर ज़्यादा लगे पर बच्चों, क्योंकि व्यंजक ही ऐसा है, यदि आपको डायरेक्ट में समझाता तो आपकी समझ में नहीं आता। स्टेप बाय स्टेप समझाया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप क्लियर कर लिए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।